जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्वांगजू शहर अब खतरे से खाली नहीं था। हीतेई का सोल्जर फ्रेंड अपनी पुरानी बातों को याद करता है, जिसमें वो हीतेई को समझा रहा था, तुम उन लोगों को प्रोवोक करते हो जिससे उन्हें लगता है कि तुम बुरे आदमी हो। हीतेई कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पर ये बताओ कि इतने सारे सीनियर्स होने के बाद भी वो तुम्हें ही क्यों प्रोटेस्ट करने को कहते हैं। वो तुमको टारगेट बनाना चाहते हैं। तुम्हारे साथ जो भी होता है वो मुझे बॉदर करता है। वो उससे मजाक मजाक में कहता है, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम मेरी टीम में क्यों नहीं आ जाते। सब मुझे लाइक करते हैं और कहते हैं कि तुम एक अच्छे आदमी हो। हीतेई अपने फ्रेंड से कहता है, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो। और वो प्रेजेंट में आ जाता है। अब तो आर्मी ने सोल्जर्स को बुलेट्स भी दे दी थी। एक ऑफिसर उन्हें डांट रहा था और सभी लोगों को गन फिल करने को कह रहा था। हीतेई और म्यांगी हॉस्पिटल में बिजी थे और शिरियोन अपने प्रोटेस्ट के काम में। एक लड़का शिरियोन को अभी भी खरी खोटी सुना रहा था। वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, सियोल चली जाओ। कहीं तुम्हारे फादर इन लॉ ने तो तुम्हें यहाँ नहीं भेजा हम लोगों पर नजर रखने के लिए। मुझे तो तुम कोई यमराज लगती हो। जो भी तुम्हारे साथ रहता है वो गायब हो जाता है। हेगुन भी गायब है। तभी एक लड़की आकर उसे रोकती है और कहती है, हेगुन लास्ट टाइम मुझसे मिला था, तो क्या तुम मुझे भी यमराज कहोगे। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई और नॉन स्टॉप काम कर रही है, लोगों की जान बचा रही है, और तुम उसे ब्लेम कर रहे हो। मेरे ख्याल से तो यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम किसी की हेल्प करो। और फिर वो वहाँ से शर्मिंदा होकर चला जाता है। हॉस्पिटल में कुछ नर्स हीतेई के बारे में बातें कर रही थी। वहीं पास में म्यांगी भी खड़ी थी, जो सब कुछ सुन रही थी। तभी सामने से डॉक्टर निकल के आते हैं और दोनों को एक काम की कहते हैं, जिसे दोनों ही नर्स अवॉइड करना चाहती हैं। तभी म्यांगी कहती है, वो मैं कर दूंगी। हीतेई उसे बाहर खींचकर ले आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझसे बिना पूछे तुम कोई भी काम नहीं करोगी, और हमेशा तुम्हें ही क्यों डिफिकल्ट टास्क करने होते हैं। म्यांगी उसे कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। बस यही कारण है कि दूसरे लोग उस काम को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहे हैं। सारा का सारा काम तुम पर डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम तो कभी ना कहोगी नहीं। म्यांगी अपनी इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद काफ़ी इरिटेट हो जाती है और कहती है, बस बस मैं समझ गई, अब मत चिल्लाओ। हीतेई कहता है, वाह, एक तो मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। तभी सामने से एम्बुलेंस आ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे गोली लगी है, इसे जल्द से जल्द इमरजेंसी रूम में लेके आओ। तभी एक डॉक्टर कहते हैं, अब तो हद ही हो गई, वो सिविलियन को गोली से मार रहे हैं। सभी लोग काफ़ी घबरा जाते हैं। यहाँ कोई और भी था जो काफ़ी घबराया हुआ था। हीतेई की स्टेप मॉम अपने बेटे के कैंपस में कॉल करती हैं और उनसे अपने बेटे की जानकारी लेती हैं। हालांकि उनका बेटा ठीक होता है, पर वो उसे घर आने को कहती हैं, जिस पर वो मना कर देता है। वो कहती हैं, तुम्हारे फादर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है और ना ही वो मुझे देखना चाहते हैं। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सर उसकी माँ को तसल्ली दिलाते हैं कि बच्चे यहाँ पर सेफ हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब तक म्यांगी ने भी कैंपस में कॉल कर लिया था और अपने भाई की जानकारी ले ली थी। हीतेई म्यांगी से कहता है, अगर तुम्हें उसकी चिंता हो रही है तो हम उसे यहीं ले आते हैं, पर म्यांगी मना कर देती है। यहाँ सोल्जर्स तो सिविलियन के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, वो एक लड़के को मार रहे होते हैं। तभी पीछे से एक और लड़का आ जाता है और उन्हें हिट करता है। वो जोर से उसका गला पकड़ लेता है, लगता है वो सोल्जर को मार ही देगा। तभी पीछे से एक और सोल्जर आता है। वो उसे कहता है कि इसे शूट कर दो। वो बहुत हिम्मत करता है और उसे ट्रिगर दब ही नहीं रहा होता है। तभी पीछे से फायर होता है और इसी तरह एक और सिविलियन की जान चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, जो शहर में हो रहे इस आतंक के बारे में बात करते हैं। प्रीस्ट से लेकर पॉलिटिशियन सभी लोग वहाँ मौजूद होते हैं। कोई कहता है कि इस तरह से सोल्जर को सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए, तो कोई कुछ कहता है, पर होता तो वही है जहाँ का पल्ला भारी होता है। ऐसा लगता है मानो वो लोग जानबूझकर ऐसा करना चाहते हो। यहाँ एक बार फिर उस सोल्जर की क्लास लग रही थी।
क्योंकि उसने शूट नहीं किया। वो कहते हैं देखो तुम्हारी वजह से कितने लोगों को पनिशमेंट मिल रही है। वो उसी की बंदूक उस पर ही चला देते हैं पर गोली नहीं निकलती क्योंकि उसने गोलियां गलत तरीके से फिल कर दी थी। वो उसे डांटता है और कहता है तुमने ये जानबूझकर किया है ना, तो तुम उन लोगों को बचाना चाहते हो है ना, और खुद को सोल्जर कहते हो। वो उसे बहुत मारता है। ये सब हो जाने के बाद वो अपने फ्रेंड के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है। पता नहीं क्यों पर मैं शूट कर ही नहीं पाया। वो कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि मैंने वो शूट अपनी मर्ज़ी से किया है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि ऐसा करने से तुम एक अच्छे इंसान कहलाओगे। ये एक आर्मी है। अगर तुम शूट नहीं करोगे तो मुझे करना पड़ेगा या किसी और को। क्या अब भी तुम खुद को अच्छा कह सकते हो? दूसरों पे ऐसी चीज़ें थोपना जिससे तुम्हारे हाथ साफ रहें, ये सही नहीं है। इसे तो सिर्फ सेल्फिशनेस कहेंगे। उसके पास सॉरी कहने के अलावा कुछ और नहीं था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप दूसरों का भला करना चाहते हो पर कहीं ना कहीं आप उनका बुरा कर देते हो, जिससे ना चाहते हुए भी वो आपसे दूर चले जाते हैं? लाइफ में सिर्फ अच्छे बने रहने से भी कुछ हासिल नहीं होता। लाइफ बहुत बड़ी है और हमें सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। शहर में हो रहे दंगे फसाद की वजह से बच्चों को इंडोर ही प्रैक्टिस करना पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और फिर आज उनके एक दोस्त का बर्थडे भी था। वो उसे सेलिब्रेट करना चाहते थे। सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि आज तो अपने सर को किसी न किसी तरीके से उलझाना पड़ेगा और बाहर से केक लेके आना होगा। एक बच्चा सर को उलझाने में लग जाता है। वो सर से कहता है कि मेरे पेट में दर्द है, और तभी म्यांगी और हितेई का भाई दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। वो इस सब से बिल्कुल ही अनजान थे कि बाहर हो क्या रहा है। ये खबर अब पूरे कोरिया में फैल गई थी। म्यांगी के फादर को भी अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। वो चाहते थे कि इन परिस्थितियों में उनके बच्चे घर आ जाएं। वो जैसे तैसे अपनी माँ को समझा बुझाकर वहाँ से चले जाते हैं। दोनों बच्चे एक लाइब्रेरी में होते हैं। तभी वहाँ सोल्जर आ जाते हैं और सब पर अटैक करना चालू कर देते हैं। वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकल जाते हैं और एक भीड़ में शामिल हो जाते हैं। तभी सोल्जर्स को सामने से अटैक करने को कहा जाता है। सभी लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं। हितेई का दोस्त इस बार भी घबराया हुआ था। वो किसी को मारना नहीं चाहता था। हॉस्पिटल में सभी लोग मरीजों के साथ बिजी होते हैं। तभी अचानक काफ़ी सारी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। एक के बाद एक काफ़ी सारे प्रोटेस्टर घायल हो जाते हैं। कुछ की तो वहीं मौत हो जाती है। दोनों बच्चे शॉक्ड में आ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो सिर्फ खड़े होकर वहाँ देख रहे होते हैं कि ये चल क्या रहा है। और जब तक कि वो कुछ समझ पाते, उनके आसपास कई सारे लोग घायल हो चुके थे। हितेई का भाई उसे कहता है हमें यहाँ से भागना चाहिए। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं पर म्यांगी का भाई काफ़ी घबराया हुआ होता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ म्यांगी के फादर स्टेशन जाते हैं पर वहाँ से भी सारी ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। यहाँ म्यांगी के लैंडलॉर्ड भी अपनी बेटी से मिलने पहुँच जाते हैं। उनके आंसू तो थम ही नहीं रहे थे और वो बार बार उन्हें थैंक यू कह रहे थे। म्यांगी उन्हें बताती है कि ये सब हितेई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। वो हितेई को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं बाहर सोल्जर शूट कर रहे थे, मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ आया। मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे भाई को देखा था, पर मुझे शक है कि कहीं वो तुम्हारा ही भाई तो नहीं था। म्यांगी भागते हुए फ़ोन के पास जाती है और एक बार फिर उसके कैंप में कॉल करती है, जिस कॉल के बाद कैंप का माहौल भी बिगड़ जाता है। अब म्यांगी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मानो पत्थर के समान हो गई थी। तभी एक डॉक्टर वहाँ अनाउंस करता है बाहर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मदद की ज़रूरत है। मैं हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ आना चाहेगा? कोई हाँ नहीं कहता पर म्यांगी डॉक्टर के पास आती है और कहती है मैं आपके साथ चलूँगी। हितेई भागकर उसके पास आता है और कहता है तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? म्यांगी कहती है वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है। हितेई उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है पर म्यांगी कुछ समझना नहीं चाहती थी। उसे अपने भाई की फिक्र थी
पर वो हितेई को भी ये बात नहीं बताना चाहती थी। वो जाकर गाड़ी में बैठ जाती है और फिर हितेई भी अंदर आ जाता है। पर म्यांगी ये भी नहीं चाहती थी कि हितेई अपनी जान को जोखिम में डाले। वो एक एक करके मरीजों को अपनी एम्बुलेंस में डाल रहे थे। तभी सोल्जर्स की एक गोली उनके डॉक्टर को लग जाती है। तभी म्यांगी को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। हितेई के लाख मना करने के बाद भी म्यांगी बच्चे के पास जाती है और उसका चेहरा देखती है, पर वो उसका भाई नहीं था। एक सोल्जर म्यांगी को हिट करने ही वाला होता है कि पीछे से हितेई आ जाता है। वो दोनों जैसे ही आमने सामने आते हैं और एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। ये हितेई का वही दोस्त है जिसे वो लेटर लिखा करता था, जो हितेई से कहता था कि मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ और तुम्हें भी एक अच्छा आदमी बनना चाहिए। और आज देखो वो किस दौर में आ गए हैं, जहाँ एक और हितेई है जो सबकी जान बचा रहा है। उसका दोस्त उसे कुछ भी नहीं कह पाता। हितेई म्यांगी और उस पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। यहाँ हितेई और म्यांगी का भाई किसी तरह अपनी जान बचाकर कैंप में लौट आते हैं। एम्बुलेंस जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है, एक नर्स आकर म्यांगी को बताती है, तुम्हारा भाई कैंपस पहुँच गया है, वहाँ से कॉल आया था। म्यांगी फेंट हो जाती है। हितेई उसे संभालता है और म्यांगी के ये आंसू रिलीफ के थे। यहाँ दूसरी ओर कम्युनिस्ट ने भी हथियारों का सहारा ले लिया था। शिरियन उन्हें कहती है ये गलत है, पर वो कहते हैं हाँ तो क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और वो हमें एक के बाद एक शूट करें। हितेई के फादर को एक बड़ा ऑफिसर बार बार धमका रहा था। वो उन्हें कहते हैं तुम्हारा बड़ा बेटा कहाँ है। वो कहते हैं वो सियोल में है। ऑफिसर कहता है क्या तुम पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो सियोल में ही है। उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है। वो सियोल कॉल करते हैं पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। म्यांगी हितेई से कहती है तुम सही कहते थे, मैं भी एक हिपोक्रेट्स हूँ। जब मैंने उस बच्चे का फेस देखा मुझे रिलीफ फील हुआ, क्योंकि वो मेरे भाई का चेहरा नहीं था। मानो एक पल के लिए मैं सेल्फिश हो गई थी। तब मैंने ये नहीं सोचा कि वो किसी का बेटा और किसी का भाई हो सकता है, पर मुझे रिलीफ था कि वो मेरा भाई नहीं था। वो उसे कहता है तुम एक अच्छी इंसान हो इसलिए तुम्हें बुरा फील हो रहा है, पर एक बुरा इंसान बुरा करने के बाद भी कभी बुरा फील नहीं करता। और आज के बाद ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम एक हिपोक्रेट हो। म्यांगी कहती है मैंने तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं बताया, वरना तुम मुझे नहीं जाने देते। तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को डेंजर में क्यों डाल रहे हो। हितेई उसे एक बहुत प्यारी सी बात कहता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आज मुझे कुछ हो भी जाता है तो तुम्हारे पास तुम्हारा भाई, तुम्हारी फैमिली सब होगी, और मेरे लिए तो मेरा सब कुछ ही तुम हो। तो अब तुम समझ जाओ और अब से तुम अपनी लाइफ को डेंजर में बिल्कुल नहीं डालोगी। और ये मैं तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूँ। हितेई के भाई ने अपने फादर को वहाँ देख लिया था। वो सोल्जर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और उनके हाथों में भी एक गन थी। हितेई के फादर शिरियन के भाई को छोड़ देते हैं। यहाँ एक बार फिर उस सोल्जर की वजह से बाकियों को मार खानी पड़ रही थी, क्योंकि उसने इस बार भी शूट नहीं किया था। तभी उसे हितेई की कही वो बात याद आ जाती है कि बात अच्छे या बुरे की नहीं है, बात उस चॉइस की है जो आप उस सिचुएशन में लेते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। वो अपने से बड़े सोल्जर को चिल्लाकर कहता है मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो एक नर्स थी और ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। म्यांगी और हितेई दूसरे शहर जाने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ म्यांगी के फादर आ जाते हैं। वो म्यांगी से चलने को कहते हैं, पर वो उन पर हमेशा की तरह भड़क जाती है। वो कहती है मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हितेई म्यांगी और उसके फादर को अकेला छोड़ देता है और कहता है मैं डॉक्टर की हेल्प करके कुछ ही देर में वापस आता हूँ। और वो डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस में बैठकर चला जाता है। दोनों बातें करते हुए कुछ ही दूर पहुँचे थे, तभी हितेई देखता है कि सामने से एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।